हाय बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक पेपर के ऊपर। एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। देखो, सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपने पूरे साल चैप्टर्स को पढ़ा, लेकिन आपको जब एक्सरसाइज को करोगे बुक से तो समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर मेरा अच्छे से किया हुआ है या नहीं। तुम्हें टेस्ट देना बहुत जरूरी है या फिर सैंपल पेपर को सॉल्व करना। खुद से बैठो, सैंपल पेपर को सॉल्व करो। यहाँ मैं एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तुम उसका जब मैं क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे तो पहले तुम खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। तुम्हें वो समझ में आएगा कि वाकई में ये चैप्टर में तुम्हारा कमांड, तुम्हारा स्ट्रांग, तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है उस चैप्टर में, तुम्हें एहसास हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा और मेहनत करना है तो उसमें मेहनत करो। तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ये समझ में आएगा कि किस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा मेहनत, ज्यादा इनपुट देना है और किस चैप्टर में थोड़ा कम इनपुट देना है। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसका कोफिशिएंट इंटीजर है तो उसका रूट्स भी इंटीजर होगा। मतलब इंटीजर मतलब 2, 3 माइनस ऐसे समथिंग कोई भी नंबर। तो कोफिशिएंट अगर इंटीजर है तो क्या उसका रूट्स मतलब एक्स का वैल्यू भी इंटीजर होगा। कोफिशिएंट मतलब समझते हो ना, ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ जो नंबर रहता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर अच्छा, हम लोग को कोई इक्वेशन लेकर के सोचना पड़ेगा। तो चलो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस या माइनस कर लेते हैं -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, अगर हम इसका मिडिल टर्म करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, इससे -6 कर लेते हैं, -4x प्लस 3x -6 इज इक्वल टू 0। 2x को कॉमन निकालो, x माइनस 2 प्लस 3 को कॉमन निकालो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें दो ब्रैकेट मिलेगा, दो फैक्टर मिलेगा, x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से x का एक वैल्यू आएगा 2 और दूसरा वैल्यू आएगा -3/2। ठीक है, दो वैल्यू मिला। अब यहां पर देखो, इसी को तो हम लोग रूट्स बोलते हैं। x का जो दो वैल्यू है यही तो मेरा रूट्स होता है ना, x का वैल्यू। तो यहाँ ये तो इंटीजर है लेकिन ये तो इंटीजर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट था, ये 2 था, यहाँ पे -1 था और यहाँ पर -6, 3 कोफिशिएंट हम लोगों ने यूज किया जो कि इंटीजर है। लेकिन इससे सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू मिला जिसे हम लोग रूट कहते हैं वो इंटीजर नहीं है। उसमें से एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि जो बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, नहीं, ये बात फॉल्स है। हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। कॉपी करो इसे। यहां पर देखो, बोला जा रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है एक सर्कल का। सर्कल का सेंटर है O और एक्सटर्नल पॉइंट है P से उस सर्कल में ना एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो सर्कल को टच कर रहा है Q पॉइंट पर। ठीक, यहां पर बोला गया। और फिर साथ ही साथ बोला गया कि QOR उस सर्कल का डायमीटर है। तो तुमको बोला गया कि अगर एंगल POR 135 डिग्री है तो बताओ एंगल OPQ का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लो ये मेरा एक सर्कल है और इस एक्सटर्नल पॉइंट यहां से P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। टेंजेंट का नाम क्या है? PQ। तो यहाँ पे Q नाम रख दो। अब यहाँ पे QOR एक डायमीटर है तो यहां से ऐसे करके एक लाइन पास कर देते हैं। मान लो ये सेंटर है O और ये है R। ठीक, अब यहां पर बोला जा रहा है कि एंगल POR, तो एंगल POR जो है ये वाला अगर ऐसे ज्वाइन करते हैं हम लोग तो ये 135 डिग्री बोला जा रहा है। POR 135 डिग्री। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि OPQ का वैल्यू क्या होगा। तो OPQ, ये Q है, OPQ ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है भाई। देखो यहां पर ये क्या है, ये 135 है तो स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री का बनता है एंगल। तो अगर ये 135 है, अगर ये 135 है तो बताओ ये 180 माइनस 135 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? ये 45 डिग्री होगा। बच्चों अगर ये 45 डिग्री है तो और ये तो 90 डिग्री होता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो। 3 टर्म दिया गया है, 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 10। बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो एपी में है। तो बताओ x का वैल्यू क्या हो सकता है। बच्चों हम क्या आपको याद है कि अगर 3 नंबर एपी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखो अगर अगर ABC इन एपी में है तो हम लोग लिख सकते हैं बीच वाले का डबल 2b इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड a प्लस c। ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर बी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी में हो तो बीच वाले का जो डबल होगा बराबर होगा पहला और तीसरे के सम का। तो यहाँ पर ये 3 नंबर अगर एपी में है तो हम बोल सकते हैं कि बीच वाले का डबल पहला और तीसरा के बराबर होगा। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2।
तो यहां से लिख सकते हैं 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। ये 2x चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, 18 इज इक्वल टू 3x, काट दो तो x का वैल्यू कितना आएगा 6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके, और एक और ट्रिक है जिससे प्रॉब्लम बहुत जल्द हो जाएगा। पहले तुम समझ लो कि P एक पॉइंट है जो A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बोल रहा है कि x और y का कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बात कर रहा हूं कि समझ, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि P इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीचों बीच वाला पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा वो। तो मिड पॉइंट जो होता है उसे हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों का सम बाई 2। तो अगर A और B का मिड पॉइंट निकालते हैं तो 5 प्लस 1/2 ये x का वैल्यू देगा, और 1 प्लस 5/2 ये y का वैल्यू देगा। तो यहां से x 3 आएगा और y भी 3 आएगा। अब तुम सोचो कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जहां x और y का वैल्यू बराबर है। तो ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, x इज इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये एक मेरा ट्रिक था, इसे तुम यूज कर सकते हो। बाकी बेसिक जो फंडामेंटल तरीका है, जो नॉर्मल तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, वो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि PA बराबर PB होगा। तो PA अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर PB लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट उड़ा देते हैं, बचा अंदर जो वैल्यू है उसे हम लोग होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह राइट साइड में इस रूट हट गया, स्क्वायरिंग करके मैंने रूट को हटा दिया दोनों तरफ से। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, फिर यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर क्या करना है, देखो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 25 और 1 26 माइनस 10x माइनस 2y। सेम यहां पर ही बन रहा 25 और 1 26 और माइनस 2x माइनस 10y। ये 26 कैंसिल हो गया। अब इसे इधर ले लो तो ये माइनस 10x प्लस 2x इधर हो जाएगा, और इसे इधर ले लो तो माइनस 10y प्लस 2y। यहां से कितना मिलेगा बच्चों, माइनस 8x मिलेगा, और यहां से माइनस 8y मिलेगा। माइनस 8 भी अगर कैंसिल कर देते हैं तो हम लोगों को मिलेगा x इज इक्वल टू वाई। तो ये तरीका तो मेरे पास है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। लेकिन हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको जो मैंने बताया कि मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। खैर कॉपी करो इसे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एक सवाल दिया गया है कि ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे आने का चांस क्या है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। तो वो एक नॉर्मल ईयर में जो लीप ईयर नहीं होता वहां पर 365 डेज पूरा कंप्लीट होता है। 364 डेज जब हो जाता है तो हर वीक, हर डेज 52 टाइम्स, मतलब 52 हफ्ते होता है। तो 52 वीक्स में हर दिन जो है 52 बार आ गया, क्योंकि एक साल जब कंप्लीट होगा तो 52 हफ्ता होता है 52। तो अगर 52 हफ्ता है तो मतलब हर दिन मंडे 52 बार आया होगा उस साल, ट्यूसडे 52 टाइम्स हुआ होगा। इस तरीके से हर दिन उस ईयर में 52 टाइम्स हो चुका है। अब बच जाता है एक दिन, क्योंकि 364 होने से हर दिन 52 बार आता है साल में, लेकिन 365 दिन है तो एक दिन बच गया। तो अब वो दिन संडे हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जवाब है मेरे पास 7 दिन का ऑप्शन है, क्योंकि अगर 364 हो चुका तो अब एक दिन कौन सा होगा, तो जवाब है 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। लेकिन मुझे चाहिए संडे, तो संडे होने के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, एक। तो 1/7 इज द आंसर ऑफ 53 संडे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो इसे भी। एक मैट्रिक्स का सवाल है जहां पर आपसे पूछा गया कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहां पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मुझे ए और बी निकालना है, तो मैं ए प्लस बी को -1 लिखूंगा और ए माइनस बी को 3 लिखूंगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो ए प्लस बी को मैं -1 लिख देता हूं और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। सॉल्व करो तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 प्लस 3 2, तो a का वैल्यू 1 आ गया। a इज इक्वल टू व्हाट, 1। और अगर a 1 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे पास -1 था, a का वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, 1 को उधर करो तो b इज इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनइक्वालिटीज का एक प्रॉब्लम दिया गया है, बोला गया 4 लेस देन इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 2 -10 लेस देन इक्वल टू 8,
और बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सॉल्यूशन सेट पूछा गया, आप लोगों ने लीनियर इंडिकेशन में किया होगा। तो चलो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं जरा सा। 4 लेस देन इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेता हूँ, 3x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बच्चों, ये 4 लेस देन इक्वल टू 3x, ये 6 माइनस 10 कितना होगा, -4 हो जाएगा, तो -4 लिख लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, यहां पर हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि x जो है ना वो बिल्कुल अकेले हो जाए, मतलब उसके साथ ना कोई नंबर प्लस में रहे ना माइनस में रहे, ना कोई नंबर x के साथ डिवाइड हो ना कोई नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि -4 को यहाँ पे जो -4 है सबसे पहले हम लोग इसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर +4 लिख देते हैं, सब मतलब तीनों में 4 को प्लस कर देते हैं। तो 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 8 + 4। अब ये 4 तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पर अभी भी x के साथ क्या है 3 है, तो 3 को हटाना है। 3 को कैसे हटाएंगे, 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को, तो 8/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो मतलब x का वैल्यू 8/3 से बड़ा या उसके बराबर। तो अगर हम लोग 8 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा लगभग 2.66 के आसपास चलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.6 लेस देन इक्वल टू 4। अब 2.6 से बड़ा मुझे होल नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था होल नंबर। तो 2.6 से बड़ा होल नंबर तो 3 होता है, तो मतलब 3 से 4 तक, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीएसटी के ऊपर एक सवाल है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपए और सीजीएसटी पेड किया ओनर ने ₹2250 सीजीएसटी पेड किया। तो पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, ये बताना हम लोगों को कि, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 9%, 10%, 15% और 18%। तो यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर हम लोग सीजीएसटी रेट को अगर मान लेते हैं कि 8% रेट था, तो यहाँ पर जो 2250 रुपया उसने पे किया है वो एक्चुअल में सीजीएसटी है, जीएसटी पूरा अमाउंट नहीं है, सीजीएसटी। और हम लोग जानते हैं कि सीजीएसटी के केस में रेट को हम लोग हाफ करके लेते हैं। तो अगर जीएसटी को अगर हम लोग 8% मान रहे हैं तो सीजीएसटी के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे, R/2%। तो किसी भी अमाउंट का R/2% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2250 रुपये इसका, ठीक है। तो चलो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से एक बार कोशिश करो और उसके बाद फिर हम लोग इसे बनाते हैं। तो करते हैं इसे। देखो सबसे पहली बात कि हम लोग रेट को अगर 8% मान लेते हैं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जीएसटी है, तो सीजीएसटी केस में हम लोग क्या लेंगे, R/2% ऑफ 25,000 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 25,000 का R/2%, मतलब सीजीएसटी निकाल रहे हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू 2250 लिख लेंगे। अब यहाँ पर R/200 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 2250, तो R यहां से कितना आ जाएगा, 2250 इंटू 200 बाय 25,000, तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, 25 9 225, तो मतलब R इज इक्वल टू कितना हो गया, 18%, ठीक है। कॉपी करो। यहां पर देखो एक ट्रिको का एक प्रॉब्लम है कि tan 3x + 30 डिग्री, ये एंगल है पूरा, ठीक है। जैसे कि हम लोग tan थीटा लिखते हैं ना, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, वैसे यहाँ पर थीटा की जगह पर 3x + 30 डिग्री दिया गया और इसका वैल्यू 1 के बराबर है। अगर इसका वैल्यू 1 है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 होता है ना बच्चों। तो अगर ये tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब 3x + 30 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो अगर इसे 45, तो 3x कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस होगा 15 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डिग्री, ठीक। चलो कॉपी कर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो इसे भी। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन को 7y³ + 2y² - xy + 14 को डिवाइड करते हैं y + 3 से, तो रिमाइंडर बचेगा -49। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छा सा सवाल है और सिंपल भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट y इज अ फंक्शन ऑफ दिस 7y³ + 2y² - xy + 14, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे, मेंशन करेंगे कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे y + 3 से, तो रिमाइंडर -49 होगा। तो व्हेन डिवाइडेड बाय y + 3, रिमाइंडर इज
-49। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करूं y + 3 से मतलब -3, y का वैल्यू -3। अगर मैं y को -3 पुट करता हूं तो ये रिमाइंडर 0 होगा, यही कहने का, और रिमाइंडर -49 होगा। तो यही कहने का मतलब इस प्रॉब्लम में। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया गया है हम लोग इक्वेशन 7y3, तो यहाँ पर हम लोग y की जगह पे -3 लिख देते हैं, तभी तो ये बनेगा -3। तो ये क्या हो जाएगा 7 -3 का क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वायर -x -3 प्लस 14 इज इक्वल टू -49। अब ये कितना हो जाएगा -27, तो 7 इंटू -27 प्लस ये हो गया 9, 9 2 18 प्लस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू -49। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, 7 2 14 और 4 18 189 माइनस में, और ये दोनों मिलकर हो गया प्लस 130 प्लस 32 प्लस 3x इज इक्वल टू -49। इन दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं 189 और 32 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो बचेगा 9 - 2 7, 8 - 3 5, 1 -157, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी प्लस 3x इज इक्वल टू -49। अब इसे उस तरफ ले लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा -49 प्लस 157। अगर माइनस करते हैं 17 - 9 8, 4 - 4 0, 108 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 36, ऑप्शन बी। कॉपी करो। राधा डिपॉजिट करती है एक बैंक में 200 रुपए फॉर 36 मंथ इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट 200 नहीं है, शायद 2000 रुपए है, क्योंकि अमाउंट को देखकर लग रहा है थोड़ा ज्यादा होगा। 2000 रुपए वो हर महीना बैंक में डिपॉजिट करती है रिकरिंग डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट के बेस पर 36 महीने के लिए, और बैंक उसे पे करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। तो पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, या उसे कितना मिलेगा बैंक से आफ्टर 3 इयर्स, 36 महीने के बाद। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है वो है PN ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू N प्लस 1 बाई 2400, ठीक है। ये मेरे पास अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला है, वो बेसिक फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो ना, वही है जो तुम लोग पढ़े, वही है ये। अब यहाँ पर P कितना मेरे पास 2000, और कितनी मेहनत तक वो जमा करती है, 36 महीने तक। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% है, तो 11 और यहाँ पे 36 प्लस 1 बाई 2400, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा 72000 ना, 2000 नहीं, 7 ये 200 होगा मेरे ख्याल से। अच्छा देख लेते हैं, 1 0 को रखते हैं अभी, ठीक है। 1 अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 2400, ये 2400 प्लस 37 इंटू 11 ना, 37 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 7 407 407। अब अगर इसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं इन दोनों को तो ये हो जाएगा 30 बार। देखो 1 0 का थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, तो अब यहां पर अगर हम लोग इसे 30 लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 2400 मतलब 250 हो जाएगा, 407 तो हो जाएगा 2807। हाँ तो ये 0 एक ही रहेगा, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो हटा देते हैं, ये दो सॉरी यही मंथली डिपॉजिट है, ठीक। अब अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 8 4 2 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी कर लो इसे भी। का दूसरा सवाल मिला है कि x+2 और x+4 ये दोनों ही फैक्टर है 3x³ + ax² - 6x - b का। बोला है कि पता करो a और b का वैल्यू क्या हो सकता है। बच्चों मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहली बात कि x+2 और x+4 अगर फैक्टर्स है तो इसका मतलब रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स का वर्ड जब भी यूज करें तो समझ लेना कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो रहा है। तो चलो यहां पर पहले इसका नाम मैं fx रख देता हूं। fx इज इक्वल टू 3x³ + ax² - 6x - b, ये बन गया, मैंने लेट कर लिया fx। अब पहला केस में बात करते हैं, सिंस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ fx का ये फैक्टर हो रहा है, तो अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर लेते हैं, तो f - 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि x+2 को 0 मान लेते हैं,
तो x का वैल्यू क्या होता है -2, और इसी -2 को यहाँ पे पुट करते हैं सब जगह। तो f -2 का वैल्यू 0, मतलब अगर ये -2 होगा तो यहाँ पे भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हर सब जगह। अगर तुमने यहाँ कुछ किया है गड़बड़ तो वहां भी गड़बड़ करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। बैलेंस करने के लिए तराजू के एक पल्ले पे अगर तुमने ज्यादा सामान रख दिया तो दूसरे पल्ले पे ज्यादा रखो, तब तो बैलेंस होगा, नहीं तो फिर वो बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर तुम लेफ्ट साइड में -2 पुट कर रहे हो x को, तो राइट साइड में भी जितने सारे x तुम्हें दिख रहे हैं सबको -2 पुट कर दो। तो यहाँ पर भी -2 पुट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि f -2 है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा 3 -2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर माइनस 6 -2 माइनस b इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा -2 का क्यूब -8 इंटू 3 -24 प्लस 4a प्लस 12 माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4a माइनस b, और इन दोनों का सम होगा -12, उस तरफ कर देते हैं +12, इक्वेशन 1 बना देते हैं इसे। दूसरे नंबर पे आते हैं कि x प्लस 4 भी इसका फैक्टर है, तो इसका भी रिमाइंडर अगर x को -4 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर तुम x को -4 पुट कर रहे हो तो भाई क्या होगा, x को -4 पुट करने से रिमाइंडर 0। क्यों? अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अरे इसलिए बोल रहा हूं कि x प्लस 4 जो है वो फैक्टर है fx का, तो रिमाइंडर 0 होता है इसमें ना। चलो ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं नंबर 2, सिंस x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर f ऑफ -4 का वैल्यू भी क्या होगा 0, और f ऑफ -4 मतलब यहां पर सब जगह -4 -4 -4 वही तराजू पल्ला, तो 3 -4 का क्यूब प्लस a -4 का स्क्वायर माइनस 6 -4 b इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा -64, और अगर -64 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -192। ठीक है, ये 16 प्लस 16a प्लस 24 और -b। अब यहां पर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 16a माइनस b। अच्छा, इन दोनों को माइनस करो, 12 में से 4 जाएगा -8, 12 से 4 जाएगा 8 लिख लो। फिर ये हो गया 8, 8 से 2 जाएगा 6, और ये हो गया 1, तो -168 इक्वल टू 0। तो 16a माइनस b इज इक्वल टू 168, इसे 2 बना दो। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 16a माइनस b इज इक्वल टू 168, और यहां से 4a माइनस b इज इक्वल टू 12 है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। 4a माइनस b इज इक्वल टू 12, साइन बदल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 है, ये कट गया, ये कितना आएगा 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5, 156। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको कैंसिल करते हैं तो कितनी बार जाएगा 12 1 जा 12 3 और 12 से 36, तो a का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 13 आया। अब a 13 आ चुका है, तो छोटा वाला वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4a 13 माइनस b इज इक्वल टू 12, ये कितना जाएगा 52, 12 उधर ले लो, -12 इज इक्वल टू b, तो 40 किसका वैल्यू है b का, तो a का वैल्यू 13 और b का वैल्यू भाई 40। ठीक, थके नहीं तो चलो अगले प्रॉब्लम मिलते हैं। आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन दिया गया है कि रूट ओवर सेक a माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1, फिर दूसरे रूट में है सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1, इसको प्रूव करना है 2 को सेक ए। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा भी सवाल है। ठीक है, तो करना कैसे है ये समझो। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग टीचर्स जो अलग अलग तरीके बताएंगे। कोई बताएगा आपको कि सेक को 1 बाई कॉस में चेंज कर दो, उसका एलसीएम लो, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये समझ लो पहले कि ये हम लोग न्यूमरेटर में अलग रूट सोचते हैं, डिनोमिनेटर में अलग रूट सोचते हैं। ऐसा सोचो कि रूट तो पूरे में है, तो पूरे में मतलब रूट सेक ए माइनस 1 बाई रूट सेक ए प्लस 1, ऐसा भी तो सोच सकते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर क्या है रूट सेक ए प्लस 1 बाई रूट सेक ए माइनस 1, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम में क्या मिलेगा सेक ए प्लस 1 इंटू रूट सेक ए माइनस 1। चलो ठीक है, अब ये अगर एलसीएम का तरीका क्या है, जब ये और ये मैच कर जाता है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, तो ये भी रूट में है, ऊपर वाला भी रूट में है, मतलब रूट सेक ए माइनस 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा आपस में, तो मैं उसे स्क्वायर में लिख सकता हूं सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर रूट सेक ए प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब बताओ मुझे कि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेगा सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1। अच्छा, यहां पर देखो 2 नंबर में रूट है, तो अगर 2 नंबर में रूट है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम लोग उसे ऐसा लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर रूट ए इंटू रूट बी है ना, तो तुम इसे लिख सकते हो रूट ए बी। एक रूट बना करके दोनों को उसके अंदर एक ही घर में दोनों को घुसा दो। ठीक है,
एक ही रूट के अंदर दोनों को डाल देंगे। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे, एक रूट के अंदर जब हम लोग दोनों को डालेंगे तो क्या आएगा, सेक ए माइनस 1 और फिर सेक ए प्लस 1, एक ही रूट के अंदर दोनों। ये 1 1 कैंसिल हो गया तो मुझे मिला 2 सेक ए, मुझे मतलब हम सबको मिला 2 सेक ए। और नीचे में ध्यान देना, नीचे में क्या मिल रहा है, अगर नीचे में ध्यान से देखो तो रूट के अंदर सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1। अच्छा, सेक ए माइनस सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कुछ फीलिंग आ रहा है, ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि ए माइनस बी ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। तो क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बना देंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस 1 भी कुछ होता है ना, कुछ हो रहा है, कुछ होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर होता है। तो इसे मैं टेन स्क्वायर लिख देता हूं, तो 2 सेक ए बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो मैं इस स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल कर देता हूं, कर सकते हैं हम लोग। तो ये बनेगा 2 सेक ए बाई टेन ए। अब मैं इसे तोड़ता हूं कि ये जो है 2 सेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस ए और टेन को लिख सकता हूं साइन ए बाई कॉस ए। ये दोनों कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 बाई साइन ए। और जब साइन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो कोसेक बन जाता है, तो 2 कोसेक ए। ठीक, आई होप कि समझ में आया। चलो कॉपी करो इसे भी। एक सवाल आ चुका है हम लोग के पास कि यहाँ पे दो फिगर को कंबाइन कर दिया गया है। एक है कोन, दूसरा है हेमीस्फीयर। कोन का स्लाइड हाइट आपको दिख रहा है कि 13 सेंटीमीटर दिया गया, और जो हेमीस्फीयर है या कोन बोलो, कोन का बेस और हेमीस्फीयर दोनों का डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर का है। तो पहले दो सवाल पूछा गया, पहला पूछा गया कि कोन का हाइट कितना है, और दूसरा सवाल पूछा गया कि ये जो सॉलिड फिगर दिख रहा है कोन और स्फीयर को मिलाने के बाद जो फिगर आपकी नजर के सामने है, नजर से देखो जो नजर में आ रहा है उस सॉलिड फिगर का पूरा का वॉल्यूम कितना है। सिर्फ स्फीयर नहीं, सिर्फ कोन नहीं, दोनों को मिलाने के बाद जो सॉलिड फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है कि हाइट ऑफ द कोन, ये तो बहुत सिंपल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा जो आपको दिया गया है ना वो 10 दिया गया, डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितना होगा बच्चों 5 होगा यार। तो डायमीटर 10 है, रेडियस 5 है, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे जब हम, तो ये मुझे मिल जाएगा 12, क्योंकि 13 है और यहां से यहां तक 5 है, अगर और ये 13 है तो ये कितना आएगा 12 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल, अगर बोलो तो मैं करके दिखा देता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन है, स्लाइड हाइट 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर छोड़ देते हैं, वही तो निकालना। बेस कितना 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 169, ये 25 उधर कर दो, माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दोनों को माइनस करने के बाद, तो पी इज इक्वल टू रूट 144, ये 12 बन जाता है। अब पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि मेरे पास दो फिगर है, कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। पाई/3 कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2r और यहाँ पर बचेगा सिर्फ h। अब पाई का वैल्यू कुछ चलो 22/7 ही यूज कर लेते हैं, क्या करें मजबूरी है। आर रेडियस कितना है 5, तो 25 हो गया, ये 2 इंटू 5 10 हो गया, और हाइट कितना 12, ये कितना हो गया 22 इंटू 25 इंटू 22 बाई 21। इसे डिवाइड करोगे जो भी आएगा डेसिमल में लगाएगा कोई आंसर, ये पूरा का पूरा सॉलिड फिगर का वॉल्यूम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। आपको दिया गया कि ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बाय बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी का वैल्यू 63/62 है, और बोला गया है कि एज टू बी निकालो। यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंटो, क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि फाइंड करना है एज टू बी बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो कॉम्पोनेंटो ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, और नीचे वाले नंबर को ऊपर प्लस कर देते हैं, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर नीचे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इज इक्वल टू, सेम केस, अरे एक तरफ नहीं करना, ठीक है। जब भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे दोनों तरफ करना, एक तरफ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 62 को ऊपर ले आते हैं, तो 63 प्लस 62 बाई 63 माइनस 62। देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुमको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऊपर में एक बार प्लस करना पड़ता है, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ नीचे में माइनस करना पड़ता है। डिनोमिनेटर हमेशा बाद में होगा, ऊपर में प्लस में आएगा, बाद में नीचे में माइनस में आएगा, बाद में। पहले न्यूमरेटर लिखते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर यहाँ भी है, न्यूमरेटर यहाँ भी है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में न्यूमरेटर पहली बार है,
उसके बाद डिनोमिनेटर लिखा गया, ऊपर में प्लस में नीचे माइनस में, इसी को भी हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो बगल में मेंशन कर देना बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, अब इसका फॉर ये जो तुमको दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये कितना हो गया 125/1। ये पूरा जो तुमको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है 125। अच्छा, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी बाई a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। अरे ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर को एक साथ ब्रैकेट में डाल के होल क्यूब कर दो, इज इक्वल टू 5 का क्यूब। तो दोनों का पावर सेम है, तो इंडिसेस का रूल बोलता है कि अगर पावर सेम है, दो नंबर का इक्वल टू किस तरफ उस तरफ, तो दोनों का बेस भी सेम होगा। तो इसका बेस कौन है, a प्लस बी बाई माइनस बी, और इसका बेस कौन है 5, तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अच्छा, 5b को उधर ले लो तो 6b हो जाएगा, और एक उधर ले लो तो 4a हो जाएगा। अब 6/4, 4 को 6 का नीचे लाया और b को a का नीचे ले लेते हैं, तो कैंसिल करने से कितना मिलेगा 3:2 इज इक्वल टू a:b। तो a:b का वैल्यू कितना हुआ 3:2। ठीक है, कॉपी कर लो। हाँ, तो भाई इसको देखो, ये सवाल जो है 2 पॉइंट दिया है a और b, a में -4,3 है और b में 8,-6 दिया गया। बोला है कि ए बी का लेंथ पता करो, दूसरा बोला इनवर्ट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये दोनों लाइन जो ए बी को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा, अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है तो एक्स एक्सिस उस लाइन को किस रेशियो में बांट देगा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर 1 को सॉल्व कर लो, ए बी इज इक्वल टू रूट दिस एक्स माइनस दिस एक्स ना, -4 -8 स्क्वायर प्लस ये y माइनस ये y, तो 3। अच्छा, ये y को माइनस ऑलरेडी है, और अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6 का स्क्वायर। ये कितना हो गया -4 -8 -12 स्क्वायर करेंगे 144। ये कितना हो गया 6 + 3 9 81। दोनों को ऐड करो 415 225, और इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 15। तो ए बी का लेंथ हो गया 15। तो पहला पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि एक्स एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये पॉइंट कहां पर होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये कहां पर होगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसे ही यहाँ पर सपोज कर लो कि हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये -4,3 यहाँ पर है, और 8,-6 यहाँ पर सही कहीं पर ले लेते हैं 8,-6। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ये एक लाइन बन गया, इसका नाम क्या है ए बी लाइन। एक्स एक्सिस जो है किसी ना किसी रेशियो में काट रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस इस लाइन का एक टुकड़ा इधर दिखा रहा है और एक टुकड़ा इधर दिख रहा है। रेशियो क्या ये पूछा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। तो वहां पर x तो कुछ होगा लेकिन y 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। और इस रेशियो का नाम हम लोग रख लेते हैं m/n। तो यहां पर इसे लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं लेट ये पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं p x, 0 या x एक्सिस। लेट x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, डिवाइड ए बी एट px, 0 इन द रेशियो, ऐसे लिखना इन द रेशियो m/n। ऐसा हम लोग मान लिया कि एक्स एक्सिस ने ए बी लाइन जो बना है ए और बी को ज्वाइन करने से उस लाइन को डिवाइड किया पॉइंट पी पर इन द रेशियो ऑफ m/n। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अच्छा, यहाँ पर सिर्फ मैं y का वैल्यू यूज करूंगा, x का मुझे जरूरत नहीं है, तो सिर्फ y को मैं ले रहा हूं 0 इज इक्वल टू यहां से my -6m, यहां से n यहाँ +3n बाई m+n। ये m+n को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, समझ में आ रही ना बात कि मैंने 0 को क्यों लिया, क्योंकि देखो x एक्सिस में जो पॉइंट है p x, 0 वहां पर x तो मेरे लिए अननोन है और m/n भी मेरे लिए अननोन है, और मुझे m/n ही निकालना है।
तो मैंने 0 का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि 0 मेरे लिए एक नोन वैल्यू हो जाता है और फिर वहां से हम लोग m/n को आसानी से पता कर सकते हैं, इसलिए मैंने 0 का इस्तेमाल किया। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा -6m + 3n। 6m को यहां कर दो, 6m = 3n। अब n को m के नीचे लाओ तो m/n और 6 को 3 के नीचे लाओ 3/6। देयरफॉर ये काट दो, m/n कितना हो जाएगा 1:2। तो किस रेशियो में बांट रहा है 1:2 के रेशियो में। चलो कॉपी कर लो इसे। मैट्रिक्स से सवाल आया है यहाँ पर के BA = C² दिया गया आपको और पूछा गया P और Q का वैल्यू निकालना है। B ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, A ये दिया हुआ है और C ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम लोग मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेहनत बहुत करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप लोगों को दिन रात लगाना पड़ेगा, मेहनत करो क्योंकि वक्त बहुत कम है। हर चीज दुनिया में कुछ भी है जो पोजीशन है वो अपना एक डिमांड रखती है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जिस जगह पे आपको जाना है ना, ये सोचो उस जगह का अपना एक डिमांड होता है। वो डिमांड आप अगर पूरा करोगे तो वो जगह आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप उस डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो वो जगह कोई और लेगा। क्योंकि जो जगह है ना, जिस पोजीशन पे जो है अभी, वो जगह तो वो पोजीशन तो खाली होने वाला है। क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, अब वो उस जगह पे जाएंगे। उसमें से देखना है कि कौन वो जगह को ले सकता है, किसने अपने अंदर वो सलाहियत पैदा की है, किसने वो मेहनत की है, किसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो जो डिमांड है उस पोजीशन का वो उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो इसलिए अपने आप को बनाओ, अपने आप को रेडी करो ताकि जहां जाना चाहते हो वहां पर पहुंच सको। क्योंकि बहुत कंपटीशन है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सवाल को हम लोग BA = C² दिया हुआ, तो B को मैंने पहले पुट कर लेता हूं कि 0 1, थोड़ा छोटा छोटा बनाता हूं, जगह कम है। तो यहाँ पे 0 1 और -Q 0। A का वैल्यू दिख रहा है P002 = C²। तो C को 2 बार लिख देते हैं, 2 2 -2 2 इंटू C² है, मतलब 2 बार C इंटू C, 2 2 -2 और 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है बच्चों जानते हो आप सब। सबसे पहली बात, ये P और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर P और 0 को पहले लिख लेते हैं, P0। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, P × 0 0, 0 × Q 0, फिर नीचे P × 1 P, फिर 0 × 0 0। ये हो गया। अब 0 2 को रखते हैं यहाँ पर, तो 0 × 0 0 -2Q, फिर 0 × 1 0, फिर 2 × 0 0। इसी तरीके से अब यहाँ पर C को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 और 2 जो है इसको ऐसे रखते हैं, 2 2 ऐसे करके ऐसे रखते हैं। मल्टीप्लाई करना, 2 2 = 4, -4, नीचे आओ 4, नीचे आओ +4। ये हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी, जब दूसरा कॉलम रखोगे दूसरा कॉलम बनेगा यहाँ पर। तो -2 2 को यहाँ रखा दूसरे कॉलम को, तो मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम बनाएंगे, -4 -4 -4, 2 2 +4। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, ये तो 0 हो गया, ये P हो गया, ये -2Q हो गया और ये 0 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये 0 हुआ, ये 8 हुआ, ये -8 हुआ और ये 0 हो गया। तो कंपेयर करो, P का वैल्यू कितना आया 8 और -2Q = -8, तो माइनस कैंसिल, 2 4 कैंसिल, तो Q का वैल्यू 4। तो P का वैल्यू 8 और Q का वैल्यू 4 आया। चलो कॉपी करो इसे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सम्स होता है उसी चैप्टर से यहाँ पर है। 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव है, जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 802 है। अच्छा सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, प्रॉब्लम सम्स जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फिलहाल हमारे सामने आया है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग भी बाकी क्वेश्चन को सैंपल पेपर से उठा उठा करके सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये समझो कि 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव हो, वो क्या हम लोग लेट कर सकते हैं। देखो, हर 2 ऑड के बीच में जो अगल बगल वाला ऑड नंबर होता है उसके बीच में हमेशा 2 का गैप होता है, 2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि 1 और 3 2 का डिफरेंस है। 5 के बाद ऑड इंटीजर पॉजिटिव 7 होता है, तो 2 का डिफरेंस है। तो कोई भी तुम 2 कॉन्जिक्यूटिव
अगल बगल वाले ऑड इंटीजर्स को लोगे तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर को x मानता हूं तो उसके बाद जो ऑड होगा वो क्या होगा, x+2 होगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर x,x+2, ये हम लोगों ने लेट किया कि दो अगल बगल वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन है। हमने माना कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर x+2 है। अब यहां पर बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर इज 802, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर, देखो हमें ध्यान देना है कि सम करना है किसका, स्क्वायर का। तो मतलब x² और x+2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 802 है। अब यहां पर फॉर्मूला खोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 802। तो 2x², ये कितना हो जाएगा, +4x, ये +4 और ये 802 को यहां लाओ, -802 इज इक्वल टू 0। 2x² + 4x माइनस, इसे माइनस करेंगे 798 ना, क्योंकि अगर 2 माइनस करते तो 800 होता, 2 और माइनस करे तो 798 हो गया, इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं क्योंकि सारे नंबर के पास 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 × 2 है और यहाँ भी 2 से टू का मल्टीपल वाला नंबर है। तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, छोटा कर लेते हैं, +2x माइनस 2 3 × 6, 1 कैरी किया, 19 2 9 × 18, 9 × 18 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक मिडिल टर्म करना है और मिडिल टर्म करने के बाद x का जो 2 वैल्यू आएगा उसमें से सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर बोल दिया गया है कि सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लेना है। तो चलो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 399 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3133, और ये किससे हो जाएगा, 3 से 3 4 × 12 नहीं जाएगा, 133, तो और किससे जाएगा, 11 12 17, इनको 1 मिनट में मिडिल टर्म कर लेता हूं इसका, 399, तो 1 मिनट, और वो जाएगा 7 से जाएगा, 7 से कर लेते हैं इसको, 7 1 × 7, यहाँ पे 6 बचा, 7 9 × 63, मतलब मिडिल टर्म टूटेगा 21 और 19 में, तो x² + 21x - 19x - 399 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x को कॉमन निकाल लो, x + 21 माइनस यहाँ से 19 को कॉमन निकालो, x + 21 इज इक्वल टू 0। तो x + 21 को कॉमन निकाल लेते हैं, x - 19, इधर और करते हैं, 2 वैल्यू मिलेगा हम लोग को, एक से x का वैल्यू मिलेगा -21, दूसरे से मिलेगा 19। तो देखो -21 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ने बोल दिया गया, तो हम लोग क्या लेंगे, तो यहां पर मैं कर लेता हूं, इसको हटाओ। तो इधर हम लोग को मिलने वाला है कि x + 21 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू -21 नॉट एक्सेप्टेड, लिख देना इसको। और हम लोग बोल सकते हैं x - 19 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन सा होगा, तो एक नंबर मेरा x 19 है और दूसरा क्या x + 2 मतलब 21। तो 2 नंबर, एक 19 है दूसरा 21, जिसके स्क्वायर का सम 802 होने वाला है। ठीक है, चलो इसको भी कॉपी करो, अगले प्रॉब्लम में देखते हैं। अब आया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये प्रॉब्लम, जहां पे सवाल जो है टर्म के ऊपर घूम रहा है, ये टर्म इतना है तो ये टर्म ये, और ये टर्म का वैल्यू निकालो या रिलेशन निकालो। यहां पर बोला है कि 6 टर्म जो है वो 0 है, और बोला है कि प्रूव करो कि पीटी मतलब प्रूव दैट 30th टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स इट्स 14th टर्म, मतलब 30वां नंबर जो है, 30वां टर्म 30th टर्म जो है वो 3 गुना है 14th टर्म का, ये प्रूव करने को कहा गया है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग भी सब कर जानते से करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से ना एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। देखो 6 टर्म जो है वो 0 बोलती है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया गया। लेट फर्स्ट टर्म हम लोगों ने मान लिया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस को मान लो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ये हम लोग लेट कर लेते हैं। अब T6 जो है वो 0 बोल दिया है,
T6 या A6 कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो A6 या T6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D, है ना। अगर 6 टर्म बोलता है तो D के साथ 5 आता है, अगर 10 टर्म बोलता है तो D के साथ 9 आता है, एक कम आता है, हम लोग जानते हैं, एपी में पढ़े हैं। अच्छा, अब यहां पर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब A का वैल्यू हो गया -5D। अब आते हैं हम लोग 30 टर्म में, T30 में आते हैं, तो A30 या T30 बोलो कुछ भी, A प्लस 29D लिखेंगे। अच्छा, A का वैल्यू -5D है, तो -5D लिख दो प्लस 29D, और ये हो गया 24D, ये A30 हो गया, इसे 1 बना लेते हैं। फिर निकालते हैं हम लोग 14th टर्म, A14 क्या लिखोगे? A प्लस 13D। A का वैल्यू कितना है? -5D है, तो -5D दो प्लस 13D, और ये हो जाएगा 8D। ठीक, अब यहां पर से 2 बना दो। अच्छा, 1 और 2 को गौर करो, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं 1 and 2। तो देखो A30 को मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 24D, और इससे मैं लिख देता हूं 8 इंटू 3 इंटू 8D, 3 इंटू 8D, और 8D का वैल्यू कितना है? A14। 8D किसका वैल्यू? 14th टर्म का, तो A30 क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ A14। ठीक है ना, है ना, मजेदार क्वेश्चन, सिंपल भी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है, सिंपल रहते हैं। बस आपको ना एक ही जरूरत है कि प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का ना दिमाग में प्रेशर रहता है। जो प्रॉब्लम को आप अगर पढ़ने में अच्छे हो, मेहनत किए आप अगर पूरे साल बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या कोचिंग में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हो अपने, तो वहां पर अगर किसी पेपर को आप 1.5 घंटे में कर ले रहे हो या 2 घंटे में कर रहे हो, बोर्ड में आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि वहां एक अलग तरह का ना प्रेशर रहता है दिमाग में कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा एक अलग तरह का फीलिंग आता है। तो पेपर सॉल्व करते करते क्या होगा ना, एक हैबिट तो बन जाएगा आपका, कि आपको थोड़ा सा फीलिंग्स कम आएगा और जल्द से जल्द टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। इसलिए मैं बार बार वीडियो फोकस बोलता हूं आप लोगों को, मैं इस बात पे बार बार गौर करता हूं कि फोकस दिलाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि पेपर को बहुत सॉल्व करो। बार बार प्रैक्टिस पढ़ाई करना ये जरूरी नहीं, पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पूरे साल पढ़ लिए है, सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कर रहे हो, याद आ जा रहा है, लेकिन टाइम मैनेज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, पेपर को जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। किस क्वेश्चन को करना है, कब नहीं करना है, कितनी देर बाद करना है, किसी क्वेश्चन में अगर फंस गए तो क्या करना है, ये सारा आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा कि अगर मैं फंसता हूं तो इसे स्किप करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अपने आप को एक टाइम दो, इतने घंटे में हमको इस पेपर को सॉल्व करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे तो इसको स्किप करो, थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे उसमें, लेकिन बाकी क्वेश्चन को करो। क्योंकि एक बार एग्जाम हॉल में और क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी क्वेश्चन को करने में आप फंस गए और आपसे नहीं हो रहा, फिर तो दिमाग जो है ना खराब हो जाता है, और उसका असर ये होता है कि बाकी प्रॉब्लम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को हाइपर नहीं करना है, बहुत मतलब परेशान नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, हाँ, लेकिन हाथ बहुत स्पीड चलाना है। तो इसके लिए पेपर को प्रैक्टिस करते रहना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर लो बच्चों। ये बैंकिंग का सवाल दिया गया है, बोल रहा है राहुल नाम का एक बच्चा है जिसने एक बैंक में अपना अकाउंट खोला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। वो डिपॉजिट करता है 300 रुपये एवरी मंथ 2 साल के लिए, और उसे मिलता है 2 साल के बाद ₹7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब फाइनल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी जिसे हम लोग जानते हैं, वो अमाउंट उसको 7725 मिलता है 2 साल के बाद। पूछ रहा है कि बताओ कि वो बैंक राहुल को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, क्योंकि 200 अगर 300 रुपया करके वो जमा करता है हर महीने, तो एक साल में कितना हो गया 3600, 2 साल में कितना हो गया 7200, 72 रुपये उसने जमा किया, लेकिन उसे मिल रहा है कि 7725 रुपये। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो 525 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि जमा तो वो 7200 ही किया। तो एक तरीका वो है कि हम वहां से भी निकाल सकते हैं, दूसरा अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला भी यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीका है कि हम लोग अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला यूज कर लें, या अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इतना जमा जब किया है तो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट 7200 उसका हो चुका, तो अब उसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो उसको इंटरेस्ट मिला है 525 रुपए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेना 525 से, वहां से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तरीके से कर सकते हैं, इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो यहां पर देखो हम लोग अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, PN प्लस NP N इंटू PN N प्लस 1 बाई
2 इंटू 12 इंटू आर बाय 1200, आर बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना अमाउंट जमा मिला उसको, 7,725 रुपए मिला। जमा कितना किया, 300 रुपए करके 24 महीने तक, 300 इंटू 24 प्लस ये 300 पी में देंगे, इनमें 24, अच्छा यहाँ पे जब 24 देंगे, 24 और 1 25 हो जाएगा, ये दोनों 24 हो गया, रेट मुझे निकालना है, तो ये 24 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो को भी कैंसिल कर देते हैं। ये कितना हो गया 7200, इधर ला करके माइनस कर दो, 7725 माइनस 7200 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 25 इंटू 3 75 आर 75 आर हुआ। इन दोनों से कितना मिलेगा 525 माइनस करके, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि 525 इंटरेस्ट आएगा, वही देखो ये अमाउंट है, ये डिपॉजिटेड अमाउंट है, तो माइनस किया तो 525 इंटरेस्ट हो गया। 75 आर ये काटना अगर तो 7 बार कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7%। मतलब बैंक जो है राहुल को कितना परसेंट रेट दे रहा है, 7%। ठीक है, चलो कॉपी करो। ये लीनियर इन इक्वेशन का एक सवाल दिया गया है कि 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 लेस देन 11 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बोला इसे सॉल्व करो और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, दोनों करना है मुझे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, फिर दो इनइक्वालिटीज दिया गया, एक इनइक्वालिटीज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो दो पार्ट में कर लेते हैं हम लोग। 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड फिर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 5x प्लस 4 लेस देन 11, ये लिखते हैं हम लोग। यहां से भी x निकालना है और यहां से भी x निकालना है, दोनों से x निकालना, हम लोग को x का रेंज चेक करना कहां से कहां लाई कर रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखो, मैं दोनों तरफ 5 को प्लस कर देता हूं, तो 2x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 प्लस 5, ठीक। तो ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, 2x लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 9, इसे भी करेंगे। अब यहां पर देखो, या तो तुम यहां पर दोनों तरफ 5x को माइनस कर दो, 2x माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 5x प्लस 9, ठीक। अब ये कितना हो गया माइनस 3x हो गया लेस देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल होकर क्या बचा 9। अच्छा, अब दोनों तरफ जो है हम लोग माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब भी तुम माइनस नंबर से ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इस बात को, इस जुमले को, सेंटेंस को ना दिमाग में बैठा लो। इनइक्वालिटीज के केस में जब भी तुम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटीज का साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। तो यहां पर भी वैसे ही कुछ होगा, जैसे ही हम लोग दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस 3 हट जाने के बाद क्या होगा, चलो माइनस 3x बाय माइनस 3, और ये जो साइन है ना ये रिवर्स हो जाएगा 9 बाय माइनस 3, तो ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर, एंड दोनों तरफ 4 को माइनस कर देते हैं, तो 5x प्लस 4 माइनस 4 लेस देन 11 माइनस 4, तो क्या आ गया 5x लेस देन 7, एंड अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं। चूंकि यहां पर अभी हम जो डिवाइड करने जा रहे हैं वो माइनस 5 नहीं है बल्कि प्लस 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इन इक्वलिटीज के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर वही काम करना है, 5 से डिवाइड करते ही ऐसे हम लोगों को मिलेगा 7/5। अच्छा, ये वैल्यू नियर अबाउट हो जाएगा 1, नियर अबाउट एग्जैक्ट आएगा 1.4, तो x लेस देन 1.4 और x ग्रेटर देन माइनस 3, इंटीजर बोल दिया गया। तो अब माइनस 3 या उससे बड़ा इंटीजर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो माइनस 3 ले सकते हैं, माइनस 2 ले सकते हैं, माइनस 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया 1.4 से छोटा। तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम लोग लिखेंगे, यहां से देखो माइनस 3 इक्वल टू में भी है तो माइनस 3 लेंगे, माइनस 2 लेंगे, माइनस 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 1.4 से छोटा लेना है, ठीक। और नंबर लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर 0 दिखा दो, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, 2 और भी लिख देते हैं, 3, यहाँ पर -4। तो हम लोग इसे जो मेरे आंसर में जो सॉल्यूशन सेट में जो नंबर है उसी ही सर्कल करेंगे हम लोग, डार्क करेंगे, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, ठीक है। चलो कॉपी करो इसे।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अच्छा सा सवाल है। सम निकालने को कहा गया। सम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला एस का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर तुमको फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है, लास्ट टर्म भी दिख रहा है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे n पता होना चाहिए। तो जब तक n, क्योंकि सम का दोनों फॉर्मूला जो मेरे पास है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दोनों ही फॉर्मूला में तुम्हें दिखेगा कि n यूज किया गया है, n/2 दोनों में। तो n तो पता करना ही पड़ेगा सम निकालने के लिए मुझे। तो यहां पर मैं ऐसा कर लेता हूं कि पहले n निकाल लेता हूं। तो n निकालने के लिए मुझे टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लास्ट टर्म का वैल्यू है मेरे पास, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 7। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 21/2 और ये 7। 21/2 से अगर हम लोग माइनस करते हैं, अगर ये 21/2 7/2 आ जाएगा ना। देख लो कॉमन डिफरेंस दिखा देता हूं, ये आ जाएगा 21/2 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। तो ये 21 माइनस 14 मतलब 7/2। ठीक, लास्ट टर्म जो मेरे पास है tn या an बोलो, कुछ भी बोलो, 84 दिया हुआ है। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a कितना मेरे पास 7 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है 7/2 है, 84। ये 7 को उधर भेज देते हैं, n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77, 2 को उधर 7 को नीचे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, काट दो, 11 बार कट गया, कितना हो गया 11 इंटू 2 22, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n का वैल्यू कितना आएगा 23। तो टोटल टर्म इसमें कितना है 23 टर्म है। अब सम निकाल सकते हैं, सिंपल है, क्योंकि जब हमको n पता चल गया है तो फिर सम निकाला जा सकता है। तो अब सम का फॉर्मूला मेरे पास, सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म 84 है, n कितना मेरे पास 23/2, फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म 23 है। ठीक है ना, हाँ ठीक तो है। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म 23 नहीं, लास्ट टर्म तो 84 है। ये तो 23 तो नंबर ऑफ टर्म है, 84 है, तो 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 91। तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हम लोग। चलो कर लेते हैं, कितना होगा 91 इंटू 23, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, ये कितना हो गया 3 7 2 9 10, 2093/2 से डिवाइड कर लो। 1 2 1 2 0 9 4 8 6 1046.5, ये आएगा सम का वैल्यू 1046.5। दैट इज द सम ऑफ 23 टर्म्स। इसमें क्योंकि 23 टर्म टोटल दिख रहा है मुझे ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है, तो उनका सम कितना हो गया 1046.5। चलो कॉपी करो इसे। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से ये प्रॉब्लम दिया गया है। बोल रहा है कि एक जेट है, फाइटर जेट प्लेन है, जो कि 720 किलोमीटर की स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किसी जगह पर आप खड़े हो और सपोज कर लो कि प्लेन यहां पर है, तुम इतनी दूरी पर खड़े हो यहां से ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। 15 सेकंड के बाद वो फाइटर जेट आगे बढ़ चुका। अब तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तुम अगर सामने ऐसे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, जब दूर देखोगे तो नजर और झुकेगा, एंगल ऑफ कम होगा। सामने जैसे कि सामने रहने से एंगल बड़ा बनेगा ग्राउंड के साथ, देखो ऐसे है, ये एंगल बड़ा बन रहा तो ऐसे। अब जैसे ये दूर जाएगा एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेन दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। तो पहले केस में बोला गया कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आफ्टर 15 सेकेंड एंगल चेंज टू 30 डिग्री। स्पीड दे दिया गया, पूछा जा रहा है कि वो जो जेट प्लेन है वो किस हाइट पर फ्लाई कर रहा है, किस हाइट पर उड़ रहा है। तो यहां पर हम लोग ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर तुम खड़े हो, ठीक, और तुम यहां पर एक फाइटर जेट प्लेन है, तुमने एंगल ऑफ, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, तुमने नोटिस किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये यहां पर 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। उसके 15 सेकंड के बाद ये फाइटर जेट प्लेन जो है यहां चला आया, और अब तुम जब इसे देख रहे हो तो ये एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का बन रहा है, लगभग आधा हो गया पूरा।
अब पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस जो ए से बी गया ये तो 15 सेकंड में गया और इसके चलने का जो स्पीड है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा जा रहा है तुमसे कि बताओ कि हाइट क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हाइट h है, h हाइट पर प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ए बी इसका नाम सी रख लेते हैं, डी रख लेते हैं और ई रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब ना तुमको लेट करना पड़ेगा पेपर में क्योंकि प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है। जो प्रेजेंटेशन होता है ना जो तुम लिखते हो कॉपी में उसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होता है बच्चों का। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, पता है उनको सब कुछ, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करना जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लिख सही से नहीं सकते, लिखना उनको थोड़ा अच्छे से नहीं आता, मतलब थोड़ा क्लीन नहीं होता पेपर, जिसकी वजह से उनका थोड़ा मार्क्स गिर जाता है। तो इसलिए पेपर को बहुत ही नीट एंड क्लीन, हर क्वेश्चन जो सॉल्व करे उसको नंबर अच्छे से दो, साफ साफ लिखो, क्लियर विजिबल रखो, ठीक। पेपर को गंदा करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, पेपर पूरा साफ रखने की कोशिश करो, तो उससे मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कितनी अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या दिया गया है कि ये ए पर था, 15 सेकंड के बाद बी पर आ गया, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड पता है और डिस्टेंस भी पता है हम लोग, सॉरी टाइम भी पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले सी डी निकाल लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को क्या लेट करना है, ये लेट करना है कि लेट इनिशियली द जेट इज फ्लाइंग एट द पॉइंट ए, ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट सी एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। After 15 seconds, the jet is observed at the point B, where the angle of elevation is 30 degree. Let the height of the jet is h. h मीटर ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम लोग। पहले मैं इस ट्रायंगल में बात कर लेता हूँ। हाइट को मैंने h लेट कर लिया। इन ट्रायंगल ACD में बात करता हूँ। ये शायद कैमरा थोड़ा सा पॉज हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इन ट्रायंगल ACD में बात कर रहे थे हम लोग। तो ACD ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मैंने मान लिया है h और बेस क्या है CD। अच्छा tan 60 का वैल्यू होता है √3 ना, तो h बाई CD। तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बाई √3, ठीक, इसे 1 मान लेते हैं। दूसरा काम हम लोग करते हैं ट्रायंगल CBE में। इन ट्रायंगल CBE, ठीक, tan 30 डिग्री यूज होगा ना यहाँ पर ट्रायंगल CBE में, tan 30 डिग्री। लाइट थोड़ा सा ठीक है। ट्रायंगल CBE में, इन ट्रायंगल CBE में tan 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कौन होगा, वो फिर से h होगा, बेस कौन होगा, CD प्लस DE। अच्छा यहाँ पर एक काम और मुझे करना था कि डी का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितना है, स्पीड है 720 इंटू 5/18, मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। कितना सेकेंड लग रहा है टाइम, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड टाइम दे रहा है, 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ए बी बोलो या फिर DE बोलो, दोनों तो बराबर है। 200 इंटू 15 मतलब 300 मीटर, नहीं 15 30 3000 मीटर, ठीक है। 3000 मीटर और किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, फिलहाल रहने देते हैं। tan 30 डिग्री 1/√3, परपेंडिकुलर h है, h पुट कर देते हैं। CD का वैल्यू कितना मेरे पास, h/√3। अच्छा यहां से पहले है h है, CD प्लस DE हो गया ना, CD प्लस DE, तो इसको CD रहने देते हैं। और D का वैल्यू कितना है, 3000। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CD प्लस 3000 इज इक्वल टू h√3, ठीक। अच्छा अब CD का वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं यहां से, तो CD कितना है, h/√3 ना, h/√3 प्लस 3000 इज इक्वल टू √3h। इसको वहां ले जाकर माइनस कर देते हैं। 3000 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, 3h माइनस h, तो ये आ जाएगा 2h और ये आ जाएगा 3000 इंटू √3, 2 से काट दो, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 1500 √3 मीटर। और अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक। तो जो अभी इस पेपर में कुछ क्वेश्चन और है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा शायद 2-4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से और बचा हुआ होगा, इसे मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।